नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हो द पाटलिसर्स एकेडमी चैनल। चलो, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का 3rd नंबर का चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बेटा मी ऐकतो आहे। चलो, बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है दोस्तों, बहुत सारी चीजें आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलने वाली है। चलो, तो इस चैप्टर के जो लेखक है ये मराठी के बहुत ही जाने माने लेखक है। उनको शॉर्ट में बपू काळे कहते हैं। उनका पूरा नाम है वसंत पुरुषोत्तम काळे, है ना। चलो, इनका परिचय देख लेते हैं। वसंत पुरुषोत्तम काळे हे कथालेखक, निबंधकार, नाटककार, कादंबरीकार आहेत। चलो, कथालेखक यानी स्टोरी राइटर, निबंधकार यानी एसे राइटर, नाटककार यानी इन्होंने बहुत सारे ड्रामा भी लिखे हैं, और कादंबरीकार यानी नॉवेलिस्ट, है ना, जाने माने नॉवेलिस्ट है ये। अब इनकी कुछ किताबों के नाम देखते हैं। लोंबकळणारी माणसं, पण माझ्या हातानी, पेन सलामत तो, है ना, गुलमोहर, कर्मचारी, कारे भुललासी, ऐक सखे, वन फॉर द रोड, माया बाजार, स्वर, संवादिनी, वलय इत्यादि कथा संग्रह आहेत। देखो, ये सब इनके कथा संग्रह के नाम है। आगे देखो, ही वाट एकटीची, पार्टनर इत्यादि कादंबरी लेखन प्रसिद्ध है। देखो, तो इनकी जो नॉवेल्स है उनका नाम क्या है, ही वाट एकटीची आणि पार्टनर, ये इनके नॉवेल्स के नाम है। आगे देखो, अब इनकी खासियत क्या रही है, देखो, आकर्षक कथानके, है ना, ओघवती निवेदन शैली आणि चटपटीत संवाद यामुळे त्यांच्या कथा वाचक प्रिय झालेल्या आहेत। देखो, तो इनकी जो नरेशन है इनका बहुत ही अच्छा होने की वजह से, और जो डायलॉग राइटिंग है ये भी बहुत अच्छी होने की वजह से इनकी जो स्टोरीज है ये बहुत लोगों को पसंद आई हुई है। आगे देखते हैं अब इस चैप्टर में क्या दिया गया है। देखो, बघा, संगीत कलेवर जीवापाड प्रेम करणारे वडील आणि त्यांच्या अपघातामुळे संगीत सेवेपासून अंतरलेल्या वडिलांच्या सौख्यासाठी धडपडणारा मुलगा याचे भावस्पर्शी वर्णन या पाठात लेखकांनी केलेले आहे। देखो, मतलब एक फादर होते हैं, वो उनको संगीत बहुत ही पसंद होता है, लेकिन फिर भी एक एक्सीडेंट की वजह से क्या होता है कि उनकी जो सुनने की कैपेसिटी है वो पूरी तरह से चली जाती है, और उसके बाद अपने पिता को खुश करने के लिए एक बच्चा किस तरह से मेहनत करता है, तो उस बच्चे की स्टोरी इस चैप्टर में दी गई है। चलो फिर देखते हैं अब। देखो, हाँ, पहले मैं आपको मराठी में पढ़ के बताऊंगा, बाद में हम हिंदी में समझेंगे। ओके, चलो फिर देखो, हाँ। तिसरी घंटा घणाणली व बाहेरचा संमिश्र कोलाहल बंद पडला। देखो, मतलब जो बेल है, मतलब क्या कभी आपने ड्रामा देखा है? शायद हो सकता है कि नहीं देखा होगा, लेकिन उसमें ऐसी घंटी बजती थी, पहली पहली बेल, दूसरी बेल, तीसरी बेल, है ना। जब तीसरी बेल बजती है तो उसके बाद ऐसा लगता है कि अब जो भी प्रोग्राम है वो शुरू होने वाला है ना। तो इस वजह से तीसरी घंटी जैसे ही बजी तो बाहर का जो ऑडियंस था वो पूरा का पूरा चुप हो गया। आगे देखो, अब उगीचच इकडून तिकडे वळणाऱ्या माना स्टेजच्या दिशेने स्थिर झाल्या, है ना। और जो ऑडियंस है वो पहले एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन जैसे ही तीसरी बेल बज गई वो पूरा का पूरा ऑडियंस स्टेज की तरफ देखने लगा। आगे देखो, आता लोकांचे लक्ष आपल्याकडे आहे याची खात्री वाटताच मी गंभीर आवाजात बोलायला सुरुवात केली। देखो, और राइटर कहता है कि अब मेरी समझ में आ गया था कि अब पूरे के पूरे लोग स्टेज की तरफ ही देख रहे होंगे, और एक बार इसका कंफर्मेशन होने के बाद मैंने अपना बोलना शुरू किया। देखो, अब राइटर क्या कहते हैं, सभ्य स्त्री पुरुष हो, माझ्या वादन विद्यालयाचा हा पहला जाहिर कार्यक्रम है ना। आपको तो पता ही होगा, किसी भी कार्यक्रम की स्टार्टिंग में हम कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना, कुछ वैसा ही राइटर ने कहा। और राइटर कहने लगे कि ये जो हमारा वादन विद्यालय है, मतलब जहां पर हम इंस्ट्रूमेंट बजाने की ट्रेनिंग देते हैं, इसका ये पहला ही प्रोग्राम है। अब आगे देखो क्या कहते हो, आपल्या चरणी ही कला सादर करताना मला अतिशय आनंद वाटत आहे, और आपके सामने ये कला सादर करते हुए
हम बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। आगे देखो, आपण शांतपणाने या सर्व कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा अशी मी आपल्याला नम्र विनंती करून मी आपल्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतो। देखो, तो राइटर कहते हैं कि मुझे आशा है कि आप भी बहुत ही शांत चित्त से ये कार्यक्रम सुनेंगे, इसका आस्वाद लेंगे, और इसी आशा के साथ मैं आपको ये नम्र निवेदन करता हूं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। आगे देखो, आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात शिरीष भागवत यांच्या फिडल वादनाने होईल। देखो, और राइटर ने आगे कहा कि आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की शुरुआत शिरीष भागवत नाम का जो हमारा विद्यार्थी है वो सबसे पहले आपको फिडल बजाकर दिखाएगा और उसी से आपके आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आगे देखो, हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयात नुकताच शिकायला आलेला आहे। ये जो स्टूडेंट्स है ये मेरे विद्यालय में नया नया ही सीखने को आया है। कलेच्या प्रांतातील हा नौखा मुसाफिर आहे हे लक्षात घेऊन आपण त्याच्या हुशारीचे कौतुक करावे ही नम्र विनंती। देखो, और आगे राइटर कहता है कि ये जो मेरा स्टूडेंट्स है ये नया नया है, इसलिए आप उसको शाबाशी देकर उसकी वाह करेंगे, ऐसी मैं आपसे विनंती करता हूँ। आगे देखो, एवढे बोलून मी शिरीषकडे पाहिले, मला या मुलाची अतिशय भीती वाटत होती। देखो, ऐसा कहकर मैंने शिरीष की तरफ देखा क्योंकि मुझे इस बच्चे का बहुत ही डर लग रहा था। क्यों? आगे देखो, अब खरे सांगायचे म्हणजे माझ्या मनातून मला शिरीषला कार्यक्रम द्यायचाच नव्हता। देखो, अगर सच पूछो तो मुझे इस शिरीष नाम के स्टूडेंट को ये प्रोग्राम देना ही नहीं था। क्यों? आगे देखो, कारण नुकताच शिकायला आलेला हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयाचे नाव खराब करेल याची मला खात्री होती। देखो, क्योंकि राइटर क्यों नहीं देना चाहता था उसको प्रोग्राम, क्योंकि राइटर को ऐसा लग रहा था कि ये नया है और ये नया होने की वजह से हो सकता है कि मेरे स्कूल का नाम ये खराब कर सकता है। इसीलिए म्हणूनच मी त्याला कार्यक्रम देण्याचे टाळत होतो, इसीलिए मैं उसको ये प्रोग्राम नहीं दे रहा था। आगे देखो, अब मी शिरीषकडे पाहिले, त्याच्या चेहऱ्यावरचा धीटपणा व आत्मविश्वास पुरेपूर प्रतिबिंबित झाला होता। देखो, ऐसा कहकर मैंने शिरीष की तरफ देखा और उसकी तरफ देखने के बाद उसके चेहरे के ऊपर मुझे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। आगे देखो, पण त्याचे हे अवसान फार वेळ राहणार नहीं हे मी ओळखून होतो। देखो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि उसका जो कॉन्फिडेंस है ये ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला है, ऐसा मेरी समझ में आ गया था। आगे देखो, पडदा वर जाऊन बाहेरचा श्रोतृवंदन नजरेत पडताच त्याचा हात धीर सुटेल याची मला खात्री होती। देखो, राइटर कहता है कि जैसे एक बार पर्दा हट जाएगा और पर्दा हट जाने के बाद उसकी नजर ऑडियंस की तरफ पड़ेगी, तब ऑडियंस को देखकर मुझे पता है कि उसका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस जाने वाला है। आगे देखो, शिरीषने खून करताच मी पडदेवाल्याला इशारा केला आणि पडदा झर वर गेला। देखो, तो एक बार शिरीष ने खून कर दी मतलब उसने इशारा किया कि कोई बात नहीं, अब मैं रेडी हूं, आप पर्दे वालों को कह सकते हो कि पर्दा बाजू में हटाओ। तो जैसे ही राइटर ने पर्दे वाले को इशारा किया, पर्दा धीरे धीरे हट गया। अब आगे देखो, हाँ? पर्दा हटने के बाद क्या होता है, फुट लाईटचा झगझगीत प्रकाश डोळ्यावर पडताच शिरीषचे डोळे मिटून गेले। देखो, और जैसे ही पर्दा हटने के बाद जो वहां पर जो लाइट थी, उस लाइट की रोशनी शिरीष की आंखों पर पड़ गई, वैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कर दी। देखो, अब आगे क्या होता है, त्या प्रकाशाची डोळ्यांना जराशी सवय झाल्यावर शिरीषला संबंध श्रोत्रवंद दिसला आणि त्या क्षणी त्याच्या मनाची झालेली चलबिचल त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसू लागली। देखो, राइटर कहता है कि जैसे ही वो पर्दा हट गया और पर्दा हट जाने के बाद शिरीष ने एक बार उससे एडजस्ट कर लिया, किस चीज को, उस रोशनी को, और उसको एडजस्ट करने के बाद जैसे ही उसने पूरी ऑडियंस की तरफ देखा, तब उसके जो मन में जो डर था वो उसके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। आगे देखो, तो गडबडून गेला आहे हे मी ओळखले और वो अंदर से डर गया है ये मैंने पहचान लिया। आता त्याला सावरून धरणे शिक्षक या नात्याने माझे कर्तव्य होते। चलो, राइटर कहता है कि अब चलो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब कैसे भी हो उसको संभालना मेरी
जिम्मेदारी थी। आगे देखो क्या होता है। मी तंबोरे वाल्याला आणि तबले वाल्याला खून केली। देखो वहां पर जो तंबोरा रहता है ना वीणा की तरह, और तबला, राइटर ने उन दोनों को इशारा किया, मतलब तबले वाले को भी और तंबोरे वालों को भी, कि आप अपना बजाना शुरू कर दो। आगे देखो क्या होता है। तंबोऱ्याचा धीर गंभीर आवाज घुमू लागला, है ना, और स्टार्ट हो गया, तंबोरा बजना शुरू हो गया। शिरीषने डोळे मिटून कुणाचे तरी ध्यान केल्यासारखे दिसले व पुन्हा त्याचा चेहरा पूर्वीच्या आत्मविश्वासाने नाहून निघाला आणि हलकेच त्याने षडज लावला। देखो राइटर कहता है कि चलो तंबोरा बजना शुरू हो गया, और जैसे ही तंबोरा बजना शुरू हो गया शिरीष ने अपनी आंखें मिटाई, और जैसे ही उसने, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो आंखें मिटाकर कुछ ध्यान कर रहा है, और जैसे ही वो ध्यान से फिर वापस आ गया, फिर से उसका चेहरा पहले की तरह कॉन्फिडेंस से भर गया था। और उसने क्या किया, उसने षडज शुरू किया, षडज बजाना शुरू किया, है ना। षडज जैसे संगीत में सप्त सुर होते हैं ना, वैसे ही हर एक, जैसे तबले में आवाज होते हैं, संगीत में सुर होती है, वैसे ही वायोलिन में होता है षडज। तो उसने वो बजाना शुरू किया। आगे देखो, एका 10 ते 12 वर्षाच्या मुलाने शांतपणे वाजवायला सुरुवात केलेली पाहून लोक शांत बसले। देखो एक 10-12 साल का लड़का इतने अच्छे से बजा रहा है, ये देखकर पूरे जो ऑडियंस है वो चुपचाप बैठ गए। आगे देखो, धीमेपणाने शिरीषने भूप रागातली गत वाजवायला सुरुवात केली। चलो अब पहले षडज बजाया, और बाद में उसने जो भूप राग में जो गत है, गत रहती है ना, उसको बजाना स्टार्ट किया। आगे देखो, तेज ते सूर, मात्रेचाही फरक नहीं, तो शांतपणाने वाजू लागला। चलो, और इतने अच्छे से बजा रहा था कि मतलब पूछो ही मत, है ना। वो एकदम साइलेंटली बजा रहा था, बहुत ही कॉन्फिडेंस से। और आगे देखो, आजपर्यंत बसला नव्हता एवढा धक्का मला बसला, है ना। राइटर कहता है कि मेरी पूरी जिंदगी में मैं इतना आश्चर्यचकित कभी भी नहीं हुआ जितना कि आज हो रहा था। कानांवर विश्वासच बसेना आणि नजरेवर देखील बसेना। देखो मतलब मेरे कान के ऊपर और मेरी आंखों के ऊपर से भरोसा ही उड़ गया था। क्यों उड़ गया था? आगे देखो, पंचेंद्रिय दगा तर देत नाहीत ना, पंचेंद्रिय है ना, यानी आंख, नाक, ये जो रहते हैं ना, इनको पंचेंद्रिय कहा जाता है। और राइटर को ऐसा लगने लगा कि कहीं ये धोखा तो नहीं दे रहे हैं ना। आगे देखो, अशी शंका मनाला चाटून गेली, और मुझे ऐसा शक हो रहा था। माझ्या जागी तुम्ही असतात किंवा आणखी कुणी जरी असता तरी त्याच्याही मनात तशीच शंका आली असती। राइटर कहता है कि मेरी जगह अगर आप भी होते तो आपको भी वैसा ही लग सकता था। आगे देखो, तुम्हीच सांगा, सुमारे 6 महिन्यांपूर्वी शिरीष माझ्या विद्यालयात आला होता। अब आप ही बताओ, 6 महीने पहले शिरीष मेरे स्कूल में पढ़ने के लिए आ गया था। धीटपणे त्याने विचारले, मतलब उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस से मुझे पूछा, आपणच का पी जनार्दन, है ना। मतलब राइटर को पूछा कि क्या आप ही हो पी जनार्दन, है ना। फिर आगे देखो, मी सुहास्य वदनेने होय म्हणताच तो म्हणाला। मैंने हंसते हुए उसको हाँ कहा, और जैसे ही मैंने हाँ कहा वो कहने लगा, माझे नाव शिरीष भागवत, घरी श्रीच म्हणतात मला, मला गाण्याची फार आवड है। देखो वो बच्चा क्या कहने लगा कि मेरा नाम शिरीष भागवत है और घर में सब मुझे श्री ही कहते हैं, और हाँ मुझे गाने का बहुत बड़ा शौक है, मुझे गाने में बहुत इंटरेस्ट है। आगे देखो, अब राइटर क्या कहता है, देखो, तुला गाण्याची आवड आहे तर अच्छा, तो तुम्हें गाना बहुत पसंद है ना। चलो, माझ्यापेक्षा माझ्या वडिलांना मी शिकलेलं फार आवडेल। देखो तो शिरीष ने क्या कहा, मुझसे भी ज्यादा अगर मैं एक बार सीख गया तो मेरे पापा को वो बहुत अच्छा लगेगा। त्याच्या या चमत्कारिक उत्तराचे मला नवल वाटू लागले व थोडासा रागही येऊ लागला। देखो लेकिन उसके उस अजनबी मतलब जवाब से मैं आश्चर्यचकित हो गया और मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया। क्यों गुस्सा आ गया, अब आगे देखो। तो थोड़ा वेळ थांबून पुढे म्हणाला, वो थोड़ी देर रुका और आगे कहने लगा, मी आपल्याकडे शिकायला येईल पण माझी एक अट है ना। वो आगे कहने लगा कि मैं आपके यहाँ सीखने के लिए आऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। मी शिकायला आलो की रोज माझ्या बरोबर माझे वडील पण येतील व शिकवणी चालू असताना वर्गात बसतील।
देखो, उसने कहा कि जैसे ही मैं आपके यहाँ सीखने को आऊंगा, मेरे साथ मेरे पापा भी आएंगे। और इतना ही नहीं, जैसे ही मतलब अपना जो ट्यूशन चालू रहेगा, उस वक्त वो मेरे साथ ही मेरे क्लास में बैठेंगे। चलो, ऐसा शिरीष ने कहा। अब आगे देखो क्या कहते रहे। आता मात्र मला राग आला, मी जाणीवपूर्वक हसत म्हणालो। अब तो मुझे बहुत ही गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसके ये जो अजनबी जो जवाब थे वो बहुत ही मतलब अलग लग रहे थे मुझे, और इसीलिए मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया। लेकिन फिर भी मैं हंसते हुए मैंने कहा, मान्य, तुझी अट एकदम मान्य, पण त्यासाठी तुला महीना 50 रुपये फीस द्यावी लागेल। राइटर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा आएंगे, तुम्हारे साथ में ट्यूशन में बैठेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए तुम्हें 50 रुपये एक्स्ट्रा का चार्ज देना पड़ेगा, है ना। चलो, ऐसा राइटर ने कहा। आगे देखो, तब शिरीष क्या कहता है, कबूल, उद्यापासून मी येतो, माझ्याबरोबर माझे वडील पण येतील बरं का। चलो, तो शिरीष ने कहा, कोई बात नहीं, कल से मैं भी आऊंगा, और हाँ, मेरे साथ में मेरे पापा भी आएंगे, है ना। चलो, असं म्हणून माझ्या आश्चर्यचकित चेहऱ्याकडे न बघता शिरीष चटकन निघून गेला। चलो, ऐसा कहकर मेरे चेहरे के ऊपर की आश्चर्य की भावना को ना देखते हुए वो झट से चला गया। अब आगे देखो, दुसरे दिवशी तो अगदी वेळेवर आला, त्याच्याबरोबर एक वयस्कर आणि भारदस्त गृहस्थ आले होते। चलो, अब दूसरे दिन वो टाइम पर आ गया, और उसके साथ एक बहुत ही एज्ड और मतलब आदमी आ गया था, है ना। जाहिर है कि वो उसके पापा ही थे। आगे देखो, शिरीष म्हणाला, हे माझे वडील नाना। शिरीष ने कहा कि ये मेरे पापा है, जिनको मैं नाना कहता हूं। आमचे नमस्कार झाले, एक अक्षर न बोलता नाना खुर्चीवर बसले, है ना। मतलब नाना का और इनका नमस्ते वमस्ते हो गया, और चुपचाप वो जो नाना थे वो चेयर पर बैठ गए। मी पण न बोलता व्हायोलिन काढले आणि शिरीषच्या हातात दिले, और मैंने भी व्हायोलिन निकाला और शिरीष के हाथ में दे दिया। त्याने बरोबर वही वगैरे आणलेली पाहताच माझा त्याच्याबद्दलचा ग्रह चांगला झाला। देखो, और शिरीष ने अपने साथ नोटबुक भी लाई थी, और वो देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि चलो, अच्छा लड़का है कि साथ में नोटबुक वगैरह सब कुछ लेकर आया है। आगे देखो, पहिल्या दिवशी प्राथमिक माहिती व पहिला धडा दिल्यावर मी हातात व्हायोलिन घेतले। चलो, तो पहले दिन मैंने उसको कुछ प्राइमरी जो जानकारी रहती है वो दे दी, और पहला जो चैप्टर था वो पढ़ाने के बाद मी हातात व्हायोलिन घेतले, मतलब राइटर ने खुद के भी हाथ में व्हायोलिन ले लिया। माझ्या विद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवशी स्वतःच वाजवून दाखवायचे अशी माझी प्रथा होती। चलो, मतलब राइटर कहता है कि मेरे स्कूल में जो भी आता था उसको पहले दिन मैं खुद व्हायोलिन बजाकर दिखाता था, ये मेरी परंपरा थी। त्याच्या मागील हेतू एवढाच की मला त्यांना सुचवायचे असते की नेटाने नीट टिकलात तर इतपत वाजू शकाल। चलो, राइटर कहता है कि मैं खुद पहले दिन क्यों बजाकर दिखाता था, क्योंकि उसके पीछे मेरा ये मकसद था कि अगर आपने भी अच्छे से प्रैक्टिस की तो आप भी मेरी तरह बजा सकते हो, ये मेरा उसके पीछे मकसद था। आगे देखो, त्याचप्रमाणे सुमारे 20 मिनिटे मी पिलू रागातली एक गत वाजून दाखवली, और राइटर कहता है कि उसके बाद मैंने करीबन 20 मिनट पिलू जो राग रहता है उस राग में की एक जो गत रहती है वो उसको बजाकर दिखाई। आगे देखो, जीवाचे कान करून नाना ऐकत होते व शिरीष माझ्याकडे व नानाकडे आळीपाळीने बघत होता। चलो, राइटर कहता है कि उसके जो नाना थे वो भी मन लगाकर सुन रहे थे, और शिरीष जो है कभी मेरी तरफ और कभी उसके पापा की तरफ देख रहा था। आगे देखो, मी व्हायोलिन खाली ठेवले व नानाकडे पाहिले, त्यांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान स्पष्टपणे दिसत होते। राइटर कहता है कि मैंने व्हायोलिन नीचे रखा और मैंने नाना की तरफ देखा, तो उनके चेहरे के ऊपर मुझे बहुत ही मतलब सेटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा था। आगे देखो, आपण जाऊया आता, शिरीष म्हणाला व पिता पुत्र उठले। चलो, तब जब राइटर ने इतना कुछ सुनाया, उतना सुनाने के बाद शिरीष ने अपने पापा को कहा, चलो अब हम चलते हैं, है ना। तब पिता पुत्र उठले, मी आपण होऊन विचारले, काय कसं काय वाटलं एकंदरीत, है ना। मतलब राइटर ने पूछा तो मेरा जो वायोलिन बजाना था या मेरा जो पढ़ाना है आपको कैसे लगा,
मतलब राइटर ने ये नाना को पूछा था, शिरीष के पापा को। लेकिन आगे देखो क्या होता है। वाह, उत्कृष्ट, त्याबद्दल प्रश्नच नाही. शिरीषनेच मध्ये उत्तर दिले. त्याच्या या आगाऊ स्वभावाचा मला राग आला. देखो, तब राइटर ने पूछा था उसके पापा को, लेकिन बीच में ही शिरीष ही कहते हैं वाह वाह उत्कृष्ट, उसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। मतलब उसका वो बीच में उत्तर देना राइटर को कतई पसंद नहीं आता और उसका थोड़ा सा गुस्सा आता है, ये क्या बीच बीच में बातें करते रहता है बड़ों के बीच में, है ना, ऐसा राइटर को लगा। आगे देखो, आपण कुठं असता कामाला, भोचकपणे शिरीषच पुन्हा म्हणाला। चलो, मेरा सवाल तो उसने आंसर दे ही दिया, लेकिन फिर मुझे ही एक उल्टा सवाल उसने पूछा कि आप कहाँ पर काम करते हो। और ऐसा सवाल सुनकर मुझे समझो और कुछ मतलब गुस्सा आया कि अरे यार ये क्या बीच बीच में कुछ भी पूछता रहता है ना। चलो कोई बात नाही, आगे देखो। मला वाटले की मध्ये मध्ये बोलल्याबद्दल नाना शिरीषला दम भरतील, पण त्या उलट ते त्याच्याकडे कौतुकाच्या नजरेने पाहत होते। चलो, राइटर कहता है कि उसकी वो बीच बीच में बोलने की आदत के लिए उसके पापा उसको कुछ कहेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा वो उसकी तरफ बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित नजर से देख रहे थे। आगे देखो, नियमितपणे रोज पिता पुत्रांची जोडी येऊ लागली। हर रोज वो बेटा और उसके पिता आ रहे थे। शिरीषची प्रगती पाहून मात्र प्रसंगी मी पण आश्चर्यचकित होत होतो। चलो, राइटर कहते कि उसका जो मतलब उसकी जो प्रोग्रेस देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। किसकी प्रोग्रेस देखकर? शिरीष की। त्याचा हात वाजवायला अतिशय हलका होता आणि माझ्या सर्व विद्यार्थ्यात त्याची आकलन शक्ती फारच जाणगी होती। मतलब राइटर कहता है कि उसका जो हाथ था वो बहुत ही हल्का था, क्योंकि वायोलिन बजाने के लिए हाथ का हल्का होना बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि ताकि वो आसानी से उसके ऊपर से इधर उधर हो सके। और राइटर कहता है कि उसका जो कॉम्प्रिहेंशन था वो भी बहुत जबरदस्त था, है ना, मेरे बाकी स्टूडेंट्स की तुलना में। आगे देखो, नाना रोज त्याच्याबरोबर येत व एकही अक्षर न बोलता शांत बसून राहत, मी त्यांच्याशी बोलत नसे। चलो, राइटर कहता है कि उसके पापा भी उसके साथ हर रोज आते थे और एक वर्ड्स भी नहीं बोलते थे और चुपचाप बैठे रहते थे, और मैं भी उनसे बात नहीं करता था। आगे देखो, हा म्हणता 3 महिने निघून गेले आणि आणखीन 3 महिन्यांनी होणाऱ्या माझ्या विद्यालयाचा प्रथम कार्यक्रमात आपण शिरीषला द्यायचा असा मी निश्चय करून टाकला आणि त्यानुसार मी शिरीषला म्हणालो। चलो, राइटर कहते हैं कि चलो ऐसा ऐसा करते करते 3 महीने चले गए, और 3 महीने के बाद जो हमारे स्कूल में जो प्रोग्राम था, मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया कि वो प्रोग्राम मैं शिरीष को ही दे दूंगा। और इसलिए मैंने शिरीष को क्या कहा, शिरीष अशीच प्रगति कायम राहू दे, है ना, तुम अपना प्रोग्रेस ऐसे ही रहने दो। आपल्या विद्यालयाच्या कार्यक्रमात मी तुझा कार्यक्रम ठेवणार आहे। राइटर ने कहा कि अपने स्कूल में जो प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम में मैं तुम्हारा स्पेशल प्रोग्राम रखूंगा। हे ऐकल्यावर शिरीषला अत्यानंद होईल अशी कल्पना होती, पण त्याच्या चेहऱ्यावर आनंदाच्या काहीही भावना दिसल्या नाहीत। चलो, राइटर कहता है कि मैंने ऐसा कहने के बाद मुझे लगा कि शिरीष को बहुत खुशी होगी, लेकिन मुझे वैसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और इतना ही नहीं, इतकेच नव्हे तर त्याचा चेहरा काहीसा उतरला, और इतना ही नहीं बल्कि उसको अच्छा लगने के बजाय उसके जो चेहरे के ऊपर मुझे थोड़ी सी उदासी दिखने लगी। अब चलो आगे देखो, राइटर क्या कहता है। मी विचारले, काय तुला हे ऐकून काहीच आनंद वाटला नाही का? राइटर ने पूछा, क्यों, क्या तुम्हें ये सुनकर बहुत खुशी नहीं हुई? गंभीर आवाजात ठाशीव स्वरूपाचे उत्तर आले, है ना, मतलब वो बहुत सीरियस हो गया और हमेशा की तरह उसके मुंह से जवाब आया, माझ्यापेक्षा नानांना त्याचा जास्त आनंद होईल। मतलब वो हमेशा ही बीच बीच में नाना को लाता था, और उसने कहा कि चलो मुझे तो खुशी होगी या नहीं होगी पता नहीं, लेकिन नाना को बहुत खुशी होगी अगर आपने मुझे वैसा प्रोग्राम दिया तो। आगे देखो, पिता पुत्र गेले आणि प्रत्येक वेळी मिळणाऱ्या शिरीषच्या तऱ्हेवाईक उत्तराचे आश्चर्य करीत मी बसलो। चलो, मतलब राइटर कहता है कि वो दोनों भी चले गए, लेकिन चले जाने के बाद, है ना, लेकिन उसके वो जो अलग तरह के जो आंसर है, मैं उस आंसर के बारे में सोच रहा था। प्रत्येक वेळी तो नानाचे नाव का घेतो व नाना अगदी रोज त्याच्याबरोबर येतात, याचे रहस्य काय असावे, या प्रश्नाचे उत्तर मला सापडेना। राइटर कहता है कि वो हमेशा ही
बीच बीच में नाना को क्यों लाता रहता है और हर रोज उसके साथ नाना क्यों आते हैं, और इस ये जो मिस्टी है इसका मुझे कुछ आन्सर नहीं मिल रहा था. याशिवाय आणखीन एक शंका माझ्या मनात वरचेवर येत असे. इसके इसके अलावा और भी एक शंका मेरे मन में आती थी, और वो ती म्हणजे नाना जवळ असताना शिरीष मोकळ्या मनाने व्हायोलिन वाजवत नसावा ही. राइटर कहता है कि और मेरे मन में और भी एक शंका आती थी कि जब नाना शिरीष के साथ होते हैं तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शिरीष भी मन लगाकर वायोलिन नहीं बजाता. चलो अब ये तो और उलझन में पड़ गए हम भी उसके साथ. क्यों, देखते हैं आगे. दुसरे दिवशी शिरीष आला नाही. त्याचा हा पहिला खडा. नसेल एखाद्या वेळेस जमले असे मी समाधान करून घेतले. लेकिन दूसरे दिन शिरीष मतलब स्कूल को नहीं आया. मुझे लगा कोई बात नहीं, आज पहला दिन होगा, कुछ हो गया होगा इसलिए वो नहीं आया. पण त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सुद्धा शिरीष आला नाही, और उसके दूसरे दिन भी शिरीष नहीं आया. चौथा दिवस गेला, पाचवा दिवस गेला, तसेच 15 दिवस गेले, शिरीषचा पत्ता नव्हता. चलो ऐसा करते करते चौथा दिन गया, पांचवा गया, 15 दिन गए और शिरीष का कोई भी आता पता नहीं था. 16व्या दिवशी एक मनुष्य निरोप आणि फीचे पैसे घेऊन आला, और 16वें दिन एक आदमी एक मतलब उसकी जो फीस के पैसे थे वो लेकर आ गया. और आगे देखो क्या क्या बोलते हैं. नाना आजारी असल्यामुळे शिरीष येऊ शकणार नाही असे तो म्हणाला. चलो वो जो आदमी था उसने कहा कि नाना की तबीयत अच्छी नहीं है इसलिए शिरीष आ नहीं सकता. थोड्याशा त्राग्यानं मी म्हणालो, मतलब थोड़े से गुस्से से मैंने कहा, नानांशी त्याला काय करायचं आहे, इकडे कार्यक्रम जवळ येत चालला आहे, त्याचं काय है ना. राइटर ने गुस्से से कहा कि नाना से क्या है उसका, है ना. इधर मेरा प्रोग्राम करीब आ रहा है और उसका क्या होगा फिर उस प्रोग्राम का. शिरीष आला नाही, त्याची वाट पाहून मी कार्यक्रम रद्द केला. त्याचे नाव पण काढायचे नाही असे ठरवून मी बाकीचे विद्यार्थी तैयार केले. चलो तो शिरीष तो आ नहीं रहा था इसलिए मैंने उसका वेट करना छोड़ दिया और उसका प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया, और उसका नाम भी नहीं निकालने का है ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया. असे ठरवून मी बाकीचे विद्यार्थी तयार केले. समारंभाचा दिवस उगवला आणि सकाळपासून शिरीषच्या आठवणीने मी उगाचच बेचैन झालो होतो. चलो ऐसा करते करते दिन बीतते गए और मैंने कुछ और स्टूडेंट्स प्रोग्राम के लिए तैयार किए. चलो अब प्रोग्राम का दिन भी आ गया, लेकिन न जाने क्यों आज सुबह से ही मैं शिरीष की याद में मतलब थोड़ा सा बेचैन था. सकाळची इतर कामे आटपून मी जरा स्वस्थ बसतो न बसतो तोच दारात शिरीष उभा. मी ताडकन उभा राहिलो आणि त्याच्या जवळ गेलो. मतलब मैं उस सुबह के मेरे जो काम रहते हैं वो मैंने खत्म कर दिए, और मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि चलो मेरे सामने शिरीष आ खड़ा हो गया. उसको देखकर मैं एकदम खड़ा हो गया और उसके पास चला गया. अब देखो राइटर क्या कहते उसको, अरे तुझा पत्ता तरी काय, आणि आज एकटाच कसा काय, नाना कसे नाहीत बरोबर, आणि इकडची दुनिया तिकडे होईल ना. चलो मतलब राइटर ने गुस्से से कहा, अरे यार कहाँ थे तुम इतने दिन, और अकेले कैसे, नाना क्यों नहीं आए अपने साथ में, क्योंकि नाना नहीं आए तो तुम्हारी इधर की दुनिया तो उधर हो जाती है ना. ऐसा राइटर ने उसको कहा, मतलब गुस्से से. इकडची दुनिया तिकडे झाली आहे सर, यापुढे मी एकटाच दिसेन. माझे नाना कायमचे गेले हो सर. मतलब वो बच्चा कहने लगा कि सच कहा आपने, इधर की दुनिया उधर ही हो गई है, और अब इसके आगे से मैं अकेला ही आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे नाना हमेशा के लिए चले गए सर, ऐसा उसने कहा. बऱ्याच सांत्वनानंतर त्याने विचारले, आज आपल्या विद्यालयाचा कार्यक्रम ना. मी खिन्नपणे हो म्हणालो, है ना. मतलब बहुत सा उसको समझे और समझाने के बाद उसने मुझे पूछा कि आज हमारे स्कूल का प्रोग्राम है ना. मतलब मैंने हाँ कह दिया, है ना. आगे देखो, मग मला आज कार्यक्रम द्या, नाही म्हणू नका सर, एवढीच इच्छा पुरवा. तो उसने कहा कि सर प्लीज, तो आज अपना प्रोग्राम है ना, तो मुझे उसमें पार्टिसिपेट करो आप, और प्लीज ना मत कहो सर, प्लीज मेरी इतनी इच्छा पूरी करो आप, है ना. तो असे म्हटल्यावर मात्र माझ्यातला शिक्षक जागा झाला आणि मी सौम्य आवाजात म्हणालो. वो ऐसा कहने के बाद मेरे में जो टीचर है वो एकदम से जग गया, और मैंने उसको हल्के सी आवाज में कहा, शिरीष मी तुझ्या भावना ओळखतो, पण आज माझा नाविलाज आहे. शिरीष
मैं तुम्हारी जज्बात समज सकता हूँ, लेकिन आज मैं कुछ भी नहीं कर सकता. आजच्या या पहिल्या कार्यक्रमावरच आपल्या विद्यालयाची इब्रत अवलंबून आहे. चलो, तो राइटर कहता है कि इस प्रोग्राम के ऊपर ही अपने पूरे स्कूल की इज्जत दाव पर लगी है. और त्यातून तुझे 2 महिने गैरहजेरी लागलेली. तूच सांग, मी तुला कार्यक्रम कसा काय देऊं. और देखो, और इस कार्यक्रम के ऊपर तो अपने पूरे स्कूल की इज्जत लगी हुई है, दाव पर लगी हुई है. और तुम ही बताओ, पिछले 2 महीने से तुम नहीं आए हो. अब तुम ही बताओ कि इस हालात में मैं तुम्हें ये प्रोग्राम कैसे दे सकता हूँ, है ना. आगे देखो, अगतिक होऊन शिरीष म्हणाला, है ना. मतलब वो बहुत ही मतलब पोलाइट होकर कहने लगा, सर माझी एवढीच एक विनंती मान्य करा, मला आज वाजू दे, नंतर जन्मात हात लावणार नाही व्हायोलिनला, है ना. मतलब शिरीष कहने लगा कि सर प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर लो, और प्लीज प्लीज मुझे आज बजाने दो सर, बाद में मैं पूरी जिंदगी में कभी वायोलिन को हाथ नहीं लगाऊंगा. लेकिन राइटर क्या कहते हैं, तू पुढे जन्मभर वाजव, पण आज वाजू नको. तुझी मनस्थिती ही आज बरोबर नहीं. मतलब राइटर कहते कि अरे बाद में पूरी जिंदगी भर बजाओ, लेकिन प्लीज आज मुझे मतलब रिक्वेस्ट मत करो, क्योंकि आज तो वैसे भी तुम्हारी मेंटेलिटी बराबर नहीं है. अब देखो क्या कहता है वो, मला परवानगी दिली तर माझी मनस्थिती आपोआप सुधारेल. शिरीष कहता है कि अगर आपने मुझे परमिशन दे दी तो मेरी मेंटेलिटी अपने आप सुधर जाएगी. शेवटी त्याचे दुःखित मन आणखीन दुःखी कशाला दुखवा, असा विचार करून मी त्याला परवानगी दिली, पण पहिलाच कार्यक्रम त्याचा ठेवावा असेच मी ठरवले. देखो, तो राइटर को लगा कि चलो बाबा, कि वैसे ही उसका मन आज बहुत दुखी था, तो मैंने सोच लिया कि उसको और दुखी क्यों करे, फिर इसीलिए से मुझे उस पर तरस आ गई और मैंने उसको परमिशन दे दिया. और परमिशन तो दे दिया, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा क्यों डिसाइड कर लिया पता नहीं, कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही उसका प्रोग्राम रखा, है ना. चलो आगे देखते हैं. त्याचप्रमाणे मी परवानगी दिली आणि शिरीष वाजू लागला, है ना. मैंने उसको परमिशन दी और वो बजाने लगा. शिरीष कार्यक्रम करण्यात मुरलीला एखाद्या वादकाप्रमाणे वाजवत होता, है ना. मैंने उसको परमिशन तो दे दी, लेकिन वो इस तरह से बजा रहा था कि मानो वो बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट है वो बजाने में, है ना. इतके शिकला तरी कुठे, याचाच मी विचार करत होतो. आणि त्याहीपेक्षा मला मुख्य प्रश्न असा पडला होता की नवीनच शिकायला लागलेला मुलगा इतके उत्कृष्ट वाजवतो, तर जुने मुरलेले विद्यार्थी किती छान वाजवत असतील, असे बाहेरचे लोक म्हणत असणार. देखो, मतलब राइटर कहता है कि चलो स्टार्टिंग में शिरीष का प्रोग्राम शुरू हो गया और बहुत ही अच्छे बजाने लगा. और मैंने क्या आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग पता है क्या, स्टार्टिंग में राइटर ने कहा था कि ये जो स्टूडेंट्स है ये नया नया है, तो आप अगर इसकी कुछ मिस्टेक भी हो गई तो आप थोड़ा सा समझ लेना, है ना. तो ऐसा तो मैंने कहा है कि ये नया है. तब लोग सोच रहे होंगे कि अगर इस स्कूल का नया लड़का अगर इतना अच्छा बजा रहा है, तो जो एक्सपर्ट है, जो पुराने लड़के हैं, वो कितना अच्छा बजाते होंगे, ऐसा बाहर के ऑडियंस सोच रहे होंगे. तो आगे क्या होता है देखो, तेव्हा तेव्हा याच्यानंतर वाजवायला कुणाला बसवावे. चलो, अब राइटर के सामने एक नई ही मुसीबत खड़ी हो गई कि चलो मैंने तो कह दिया था कि ये नया लड़का है, इसकी अगर कुछ मिस्टेक वगैरह हो गई तो आप थोड़ा समझो, लेकिन इसने तो बहुत अच्छे से बजाया. अब इसके बाद में किसको मतलब बुलाओ बजाने के लिए, क्योंकि अब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन तो बढ़ गई है इसकी वजह से. आगे देखो, टाळ्यांच्या कडकडाटाने मी भानावर आलो. चलो, अब मतलब जैसे ही सीरीज का प्रोग्राम खत्म हो गया तो लोग तालियां बजाने लगे, और तालियों की वजह से मैं मतलब मेरी समझ में आ गया कि चलो अब सीरीज का तो हो गया. शिरीष आत आला आणि माझ्या पायावर डोके ठेवले. मी त्याला उठवत विचारले, है ना. शिरीष अंदर आ गया, उसने मेरे मतलब पैरों के ऊपर अपना सर रखा और मैंने उसको उठाते हुए कहा कि शिरीष, हा काय प्रकार आहे, तू माझ्याकडे न येता आणखी कुठे शिकत होतास की काय. मतलब राइटर ने कहा कि शिरीष ये क्या, मतलब आप मेरे अलावा कहीं और तो नहीं सीखे ना. मतलब राइटर को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो इतना एक्सपर्ट इसको नहीं बनाया, तो फिर ये इतना एक्सपर्ट कैसे बजा रहा था, है ना. डोळे पुशीत शिरीष म्हणाला, सर काही भलती शंका, मी सर्व तुम्हाला सविस्तर सांगतो. और शिरीष ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा कि सर ये क्या आप मुझ पर शक कर रहे हो, चलो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ. अब देखो शिरीष बताता है, क्या बताता है देखो.
ज्या दिवशी मी तुमच्याकडे फी आणि चिट्ठी पाठवली त्याच रात्री नाना वारले। मैंने जिस दिन आपको चिट्ठी भेजी थी उसी रात को नाना का देहांत हो गया। मला धक्काच बसला। त्याच्यासाठी ज्यांच्यासाठी शिकत होतो तेच गेल्यावर कशाला आता शिका, है ना। मतलब मुझे बहुत ही बुरा लगा क्योंकि मैं जो सीख रहा था वायोलिन बजाना वो उनके लिए ही सीख रहा था। अब मुझे लगा चलो जिनके लिए सीख रहा था वो ही नहीं रहे तो फिर सीखने में फायदा ही क्या। म्हणून मी व्हायोलिनला हाथ लावायचा नहीं ऐसे ठेवले और इसलिए मैंने ऐसा डिसाइड किया कि चलो व्हायोलिन को हाथ भी नहीं लगाना और ना ही उसको अब सीखना है ना। क्योंकि वो किसके लिए सीख रहा था, अपने पिताजी के लिए। आगे देखो, तुम्हाला कदाचित माहित असेल किंवा नसेलही माझे नाना एकेकाळी उत्कृष्ट गवई होते। शिरीष कहने लगा कि मुझे पता नहीं आपको पता है भी या नहीं, लेकिन एक जमाने में मेरे जो नाना थे वो बहुत ही अच्छे सिंगर थे। पण त्यांना एकदा कसलासा जबर अपघात झाला व त्या अपघातात ते ठार बहिरे झाले। लेकिन एक बार इनके साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट के बाद से उनकी सुनने की जो कैपेसिटी है वो पूरी तरह से खत्म हो गई। त्यांना काहीही ऐकू येत नसे, वो कुछ भी सुन नहीं सकते थे। ओठांच्या हालचालीवरून त्यांना काही शब्द समजत असत, है ना। मतलब लिप्स की मूवमेंट से ही कुछ वर्ड्स उनकी समझ में आते थे। बहिरेपणाच्या इतर गैरसोयींपेक्षा संगीत सेवा अंतरली याचाच त्यांना धक्का बसला, है ना। तो उनको उनकी सुनने की कैपेसिटी चली गई, उनको ज्यादा कुछ नहीं लगता था, लेकिन उसकी वजह से उनकी जो संगीत की सेवा थी उसमें मतलब वो नहीं कर सकते थे। इस बात का उनको बहुत बुरा लगता था कि चलो अब मैं संगीत की सेवा नहीं कर सकूंगा, है ना। शेवटी त्यांनी मला काहीतरी वाद्य शिकवण्यासाठी उद्युक्त केले और उन्होंने मुझे कुछ ना कुछ बजाने के लिए मोटिवेट किया। कोणीतरी संगीत शास्त्रासाठी सतत धडपडत करत असल्याचे पाहण्यात त्यांना अमाप सौख्य मिळत असे। मतलब अगर कोई समझो संगीत सीखने के लिए अगर कोशिश कर रहा है तो उस कोशिश को देखकर उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो आपको याद होगा कि जब भी राइटर बजा रहे थे पहले दिन, तब राइटर को बजाते देखकर शिरीष के पापा को बहुत खुशी हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ये महसूस कर रही थी कि वाह क्या आदमी कोशिश कर रहा है अच्छा बजाने की। मतलब सिर्फ कोशिश देखकर ही वो खुश होते थे। आगे देखो, म्हणूनच तो रोज माझ्याबरोबर इथे येत होते आणि इसीलिए वो मेरे साथ यहाँ पर आते थे। पण त्यांना ऐकू येत नव्हते, लेकिन वो सुन नहीं सकते थे। त्यामुळे वारंवार मला खेद व्हायचा और इसीलिए मुझे बार बार मतलब बहुत बुरा लगता था, है ना। मी वाजवण्यात कितीही प्रगती किंवा कौशल्य दाखवले तरी माझे नाना काही ते ऐकू शकणार नाहीत या विचाराने मला नानांसमोर मोकळेपणा वाटत नव्हता। मतलब आपको पता होगा कि राइटर ने एक बार ऐसी शंका ली थी कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अपने नाना के साथ शिरीष एक मतलब कुछ हल्कापन महसूस नहीं करता है, क्योंकि उसको कुछ ऐसा लगता है, बर्डन जैसा लगता है नाना को साथ में रहते हुए। तो क्यों? क्योंकि उस शंका का आंसर हमें यहाँ पर मिलता है कि क्योंकि शिरीष को पता था कि मैंने कितना भी अच्छा बजाया फिर भी नाना अच्छे से सुन ही नहीं सकते, तो फिर क्या फायदा मेरे बजाने का। मैं तो मन लगाकर बजा रहा हूँ, लेकिन मैंने कितनी भी कोशिश की तो मेरे नाना ये सुन नहीं सकते। ज्या दिवशी नाना गेले त्या दिवशी मी ठरवले कि संगीत बंद, है ना। मतलब जिस दिन नाना का देहांत हो गया उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो अब ये बजाना वजाना सब कुछ बंद, है ना। पण दुसऱ्या क्षणी मनात विचार आला की माझे नाना तेव्हा माझे वादन ऐकू शकत नव्हते। लेकिन दूसरे ही क्षण मेरे मन में ये ख्याल आया कि चलो उस वक्त तो मेरे नाना मेरा संगीत सुन नहीं सकते थे, लेकिन पण आता माझ्या शेजारी बसून नक्की ऐकत आहेत। चलो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि चलो वो पहले तो सुन नहीं सकते थे, लेकिन अब तो वो मेरा संगीत मेरे साथ में बैठकर सुन सकते हैं, ऐसा मुझे ख्याल आ गया। या विचारांसरशी लोकांच्या निंदेकडे लक्ष न देता मी त्याच दिवसापासून वायोलिन वाजवायला सुरुवात केली। तो फिर इसके बाद मैंने लोगों की तरफ ध्यान न देते हुए दूसरे ही दिन से मैंने वायोलिन बजाना शुरू किया। आज सकाळपर्यंत मी कुठे बाहेर पडलो नव्हतो। 24 तास एकच उद्योग एकच ध्यास। चलो, तो उसने कहा कि उस वक्त से अब तक मैं मतलब हर घंटे 24 तास वही करता था, है ना, 24 घंटे। और मैंने बहुत बड़ी प्रैक्टिस की। मी सराव करू लागलो।
म्हणजे मला भास व्हायचा की पुढच्या ताना व सूर मला नानाच सांगत आहेत। देखो मतलब यहाँ पर शीर्ष क्या कहता है कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था और जैसे ही मुझे आगे का सुर, आगे का जो ताल रहता है वो मुझे नाना बता रहे हैं, और जैसे जैसे वो मुझे बता रहे हैं वैसे वैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मतलब आपको एकलव्य की स्टोरी पता ही है, पता नहीं कि जिस एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर, है ना, उस मूर्ति से पूरा ज्ञानार्जन किया था, कुछ वैसे ही यहाँ पर शिरीष ने अपने पिता की मौत के बाद उनसे ये ज्ञानार्जन किया है ना। आगे देखो, तबल्याचा ठेका त्यांनीच धरला आहे व तंबोऱ्याच्या तारांवरून पण त्यांचीच बोटे फिरत आहेत, ऐसा मुझे एहसास हो रहा था। मतलब शिरीष को लगता था कि तबला भी पापा ही बजा रहे हैं और तंबोरे के ऊपर से हाथ भी वही फहरा रहे हैं। आजच्या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला एवढे लोक पाहून मी गडबडून गेलो होतो, पण डोळे मिटून घेताच नानांची मूर्ती डोळ्यासमोर दिसली। देखो शिरीष कहता है कि आज के कार्यक्रम की स्टार्टिंग में भी ऑडियंस को देखकर मेरे मन में घबराहट हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद कर दी, मेरे सामने नाना की मूर्ति मेरे आंखों के सामने आ गई और ते म्हणाले, और नाना कहने लगे, बेटा वाजव मी ऐकतो आहे। देखो यही अपने इस चैप्टर का शीर्षक है, बेटा वाजव मी ऐकतो आहे। तो ये डायलॉग किसका है? नाना का, यानी शिरीष के पिताजी का डायलॉग है। और जैसे आंखें बंद कर दी, पिताजी ने कहा कि बेटा वाजव मी ऐकतो आहे, कि शिरीष बेटा तू बजा, मैं सुन रहा हूं तुम्हारी आवाज। और ये सुनकर मला जोर चढला, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो गई। माझ्या डोळ्यासमोर प्रेक्षक नव्हतेच, थिएटर नव्हते, कोणीच नव्हते, होते फक्त माझे नाना, मी आणि सूर। तो शिरीष कहता है कि मेरे सामने ना ऑडियंस थी, ना थिएटर था, और कोई भी नहीं था। मेरे सामने थे मेरे नाना, मैं और मेरे सुर, है ना, सिर्फ यही थे, इसलिए मैं उतना अच्छा बजा सका। शिरीष गप्प बसला आणि मी मात्र काहीच बोलू शकत नव्हतो, है ना। इतना कहकर शिरीष चुपचाप हो गया और मैं भी ये सुनकर चुपचाप रह गया, है ना। कुछ इस तरह से एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। कोई भी स्टोरी का सक्सेस इसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको कितनी अच्छी समझ में आ गई, है ना। समझो कोई हिब्रू लैंग्वेज में आपको गाना सुना रहा है, बहुत खूबसूरत सा गाना है, लेकिन आपको अगर उसका मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा तो आप उसको खूबसूरत कहोगे क्या? नहीं। तो किसी भी चीज की खूबसूरती जानने के लिए आपको पहले वो चीज समझ में आनी चाहिए। अगर वो आपकी समझ में आ गई तभी आपको पता चल सकता है कि ये चीज कितनी खूबसूरत है। इस स्टोरी का भी कुछ वैसा ही है। अगर इस स्टोरी का खूबसूरती आपको तभी समझ में आएगी जब इसकी इमोशंस के साथ आप खुद को जोड़ सकोगे, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। ये एक इंसिडेंट है एक टीचर के साथ और एक स्टूडेंट के साथ हुए वाला। चलो कोई बात नहीं, आप सुन रहे थे द पाटिल सर्स एकेडमी चैनल। चलो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलो ओके बाय।